हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये डैड मिल गए, डैड मिल गए। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाला आर्यन को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया। बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाइव देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पॉसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही भी था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ी नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलते हैं, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी ना? रिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर किए झुक गया। रिया ने रोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्ज़ा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज़ की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्ज़ा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज़ के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फ़ोन निकालकर होटल के सेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज्ज़ा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनीका खिड़की के बाहर देखते हुए यह सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनीका से उसका बेटा छीना? वो बार बार एक ही चीज़ सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनीका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी न टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनीका को ये रियलाइज हुआ कि रिया न तो गेम खेल रही थी न तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनीका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। अनीका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनीका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए अनीका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। वाई डोंट यू लिसन टू योर मॉम? आर्यन ने यह सुनते ही मुस्कुराकर अनीका से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनीका को उसकी चिंता हुई। अनीका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूमकर पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। अनीका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनीका ने आर्यन के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यन ने अनीका का हाथ पकड़कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आर्यन यह कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनीका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, आज मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के अनीका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपने टेबल पर खड़े होकर अनीका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेनू उठाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पाँव उछालती हुई होटल के कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफ़ी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाज़ा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था।
जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज़्ज़ा आया। रिया पिज़्ज़ा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोक और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बातें सुनकर रोहित का टेंशन बढ़ने लगा। रोहित कुछ बोल पाए उसे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बात बताइए, कहाँ थे आप अब तक? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्यन को अनिका के चुंगल से बचा कर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। रिया पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, वाह, मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रोंग हो आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मज़ा आएगा। आर्यन की कमज़ोर मनस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस सातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माई मम्मा। इतना सुनते ही रोहित हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फ़ोन टेबल पर से उठाकर रिया के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रोंग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवर बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते, डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। यह देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित की टेंशन के मारे के पसीने छूट रहे थे। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवाज की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फ़ोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर रोहित ने थोड़े दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की
किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है। और वो, रोहित कहते कहते रुक गया और फिर उसने कुछ सोच कर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेस है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना। आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फ़ोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आता देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वह अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे है। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती, रोहित ने उसकी बात काट कर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। यह सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक हो गया क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहाँ रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज़ देने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फ़ोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फ़ोन लगाया। रिया का फ़ोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फ़ोन लगाने लगी। वहीं वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फ़ोन रिसीव किया और बिना फ़ोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फ़ोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाज़ा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेज़ी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठाकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफ़ी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखें, उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया, फिर वहाँ से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीची की और मुस्कुराकर बोला, पिज्ज़ा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहाँ जैसे ही उसे रिया दिखी उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया।
आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव्ड थी, होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मा को किस करके कहती है, आज का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी था। अनीका मुस्कुराई और बोली, है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनीका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनीका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। उधर स्वीट नंबर 2401 में सनी यह सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्ज़ा किसके साथ खाकर आया। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। यह सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फ़ोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फ़ोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्ज़ा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे लेके गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी। पर एक सेकंड, वो रूम में है मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। ये फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनीका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनीका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनीका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना ज़रूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मोम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरी थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। यह उम्मीद कि बहुत जल्द हम मोम एंड डैड के बीच सोएंगे। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाज़ों के साथ आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफ़ी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, आर्यन ने ज़िंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सर पिल्लो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। आर्यन बर्स करके बाथरूम से बाहर आया। रोहित के पास जाकर एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नज़रें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था, ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सलाद। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सलाद लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए।
कामनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामनी का फ़ोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा कुणाल वैलेट पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी मेन एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखे हुए थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज़ आई। कामिनी ने दीवार के कोने से लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉलरूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉलरूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, यह बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक पोलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वह दरवाजे से अंदर आऊँगा, मेरे हाथों में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वह फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊँगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचूँ, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहाँ होटल का एक सफाई स्टाफ वहाँ आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता ना चल जाए। वो वहाँ से भाग गई। सफाई वाला उसे आवाज़ देने लगा, अरे मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? आवाज़ सुनकर कुणाल और बाथरूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी। उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा, कुछ चाहिए आपको? तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वह गलत फ्लोर पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपये दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। जब अनिका उसे कॉफ़ी शॉप में मिलने आई थी, तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और यह तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें यह पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे ही वह मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे यह तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाज़ा खोला और सैंडल को बगल की सीट पर डाला।
वह जैसे ही गाड़ी में बैठी उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल यह सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बालरूम में पहुंच जाना। कुणाल यह मैसेज अपने नज़दीकी दोस्तों को करने वाला था। वह चाहता था कि वह अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को यह पता नहीं चला कि कब उसने गलती से यह मैसेज कामनी को भी भेज दिया। कामनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी हुई थी। कामनी को शक हो चुका था कि कुणाल की ज़िंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। कामनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फ़ोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए कामनी ने मैसेज पढ़ा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। यह मैसेज पढ़कर मानो कामनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम को कामनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामनी ने सोचा अगर आज के दिन अनिका की कंपनी मैं कुणाल को तोहफे में दे दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामनी ने तुरंत अनिका को फ़ोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फ़ोन उठाया कामनी ने उसे एक ऑफ़र दे दी। सुनो अनिका, मुझे वह फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो। तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज़्यादा कीमत देने को तैयार हूँ मैं। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश हैं। इससे ज़्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही ज़रूरत। अनिका का यह जवाब सुनकर कामनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा। फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फ़ोन पर चिल्लाते हुए कामिनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम यह क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है ना कंपनी ना मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा। तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बालरूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो ज़रूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बालरूम शाम 6 बजे। इतना कहकर कामनी ने फ़ोन काट दिया। अनिका हैरान हो गई। कामनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास्ट से जुड़ी थी, पर क्या बात हो सकती थी वो। अनिका ने सोचा क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी या फिर उसके खोए बेटे से। अनिका के मन में यह ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाज़ा मैं खोलूंगी। रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा, मैम रूम सर्विस। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, होप यू हैव ए ग्रेट डे। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए मनोज फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर अनिका को थैंक यू कहा। अनिका को लगा शायद यह होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वह पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका यह समझ गई थी कि यह हरकत कुणाल की थी।
बस अनिका को यह बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहाँ क्यों बुलाया था। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीट अटेंड कर रहा था। उसके फ़ोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फ़ोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद रोहित सैम को फ़ोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मेरी 35 वर्ष की ऊंची, सांवली और काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाली औरत थी। मेरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मेरी की चाल थोड़ी अजीब थी। वह चलती तो ऐसा लगता था जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मैरी जोर जोर से रोहित को आवाज़ लगाने लगी। मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मेरी कई बार रोहित को यह बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी यह बात सुनता वह बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चाइल्ड लड़का था। रोहित को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोहित ने मेरी को सोफा पर बैठने की रिक्वेस्ट की और बोला, प्लीज़ बैठिए, क्या हुआ मुझे बताइए। मेरी बोली, मिस्टर रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू, आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी हो तो मैं समझ सकती हूँ। आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। EVS उसे बोरिंग लगती है और मैथ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ना तो वह होमवर्क करता है, ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप हिम, मिस्टर रोहित। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वह चाहता था कि टीचर उसे यहीं पढ़ाए। रोहित ने ड्रावर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर आर्यन को पढ़ा दें। मेरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की IQ नहीं बढ़ा सकती। आर्यन इज ए स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने जा ही रहा था कि फिर से सैम का फ़ोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फ़ोन उठा लिया। बोलो सैम। सैम ने कहा, सर मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर बहुत हैरान कर देने वाली बात है, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वह मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वह डॉक्टर अमृता इस वक्त आप ही की होटल पैराडाइज में है। सर यू कैन फाइंड हर नाउ। रोहित मारवा की दादी काफ़ी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफ़ी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फ़ोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। इट्स अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉलरूम। शाम के 6 बज चुके थे। बॉलरूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इनमें से ज़्यादातर यंगस्टर रोज़ किसी न किसी पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियाँ, फ़ोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपने डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अनिका कामिनी को ढूंढती हुई बॉलरूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नज़र अनिका पर पड़ते ही उसी पर अटक गई थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफ़ी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ। वह चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज़ लगाई, डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट
जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी। उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज़ नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज़ ऊंची करके कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी होटल में ही मौजूद है एंड आई वॉन्ट टू मीट हर। इट्स अर्जेंट। ये कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज़्यादा उसके पर्सनैलिटी से डर लगता था। रोहित के स्टाफ को। एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित को कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वह यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी शॉप में खाना खाने या कॉफ़ी पीने आए हों। यह सुनते ही रोहित कॉफ़ी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफ़ी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी यह थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। उधर बॉलरूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म भी ऑफर कर दी। अनिका सबसे बस एक ही चीज़ कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहाँ कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर वन पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज़्यादा थी। कामिनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरो का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टड झुमके। भारत की ज़्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह की कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी तो बताओ, किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? यह सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वह चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा पा रही थी। कामिनी ने दोनों हाथ उठाकर सबको शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें खुलने लगी। लड़के लड़की आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वह जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वह उसके पास जाए। अनिका कामिनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामिनी को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। कामिनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामिनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में अनिका कामिनी से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली अनिका से कहा, सच बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यह बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? यह तुम्हारा वहम है। अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? कामिनी की आवाज़ अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगे अपने परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। अनिका ये बात सुनकर चौंक गई। उसने कामिनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था तुमने मेरे साथ? कामिनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। कामिनी ने ग्लास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज में बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामिनी ने कहा, मगर तुम्हारा मानना पड़ेगा, इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिताकर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से,
कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनिका को यह सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वह सब कुछ बर्दाश्त करती गई, क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वह फिर से कामनी को गिड़गिड़ाकर पूछने लगी, देखो कामनी, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास कामनी के कपड़ों पर उलट गया। कामनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हेयर। कामनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी, मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामनी की बातें काफी लोगों ने सुनी। कामनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉलरूम की लाइट ऑफ हो गई। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। दूसरी ओर होटल पैराडाइज कॉफ़ी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाकर डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर 4th फ्लोर पर बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। यह सुनते ही रोहित बिना टाइम गवाए बॉलरूम की ओर जाने लगा। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल ने बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वह लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नज़र फ़ोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामनी पूजा के साथ बाहर आई। कामनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वह धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामनी को लग रहा था कि कुणाल की नज़र उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नज़रों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनीका के नज़दीक पहुंचा, वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनीका को यह सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। कामनी को जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज़ निकाली, कुणाल यह क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वह उठकर बोला, कामनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामनी ने कुणाल को कॉलर से पकड़कर उससे पूछा, तुमने यह सब कुछ इसके लिए किया है? कामनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। सारे दोस्तों के सामने कामनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामनी पर। कामनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। यह सुनकर कुणाल कामनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप, तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती ही क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो?
यह रागनी नहीं अनीका है, वो मोटी अनीका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। यह सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनीका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उससे पहले कामनी ने अनीका के बाजू को पकड़कर उसे बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वह सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामनी ने अनीका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनीका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामनी ने अनीका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनीका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। रोहित ने कामनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी। देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफ़ी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल गया। तभी रोहित का फ़ोन बजा। रोहित ने जब फ़ोन उठाया तो सैम ने कहा, सर काफ़ी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है अब तक तो वह होटल से निकल चुकी होंगी। अब मैं ज़्यादा देर तक इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फ़ोन कट किया और बॉलरूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉलरूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनीका ने अपनी नज़रें नीची कर ली, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टेबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के बीच में था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफ़ी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज़ लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव करती हुई अपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी जो पहले से स्वीट एंजल का फ़ैन था, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने अपोजिट टीम के सारे प्लेयर्स को मारकर गेम जीत ली। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, यह मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज़ वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। यह सुनकर सनी सोफ़ा के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पैरों पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, आगे रिया का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गई। उसने एक साथ 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी ही होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर से मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम आल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल।
मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकाल कर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वह अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर, और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। सनी की आंखें तो खुली थी मगर वह बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। मुंह खुला था और हाथ पांव सोफे पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद सनी अपनी आंखें झपकाने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर सनी, जिसका नंबर 1 फैन था, वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी। उसने लैपटॉप उठाया। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वह सोफा पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा सिर्फ आधा से 1 इंच खोला। सनी एक आंख से कमरे में झांकने लगा। सनी की सांसें फूल रही थी। डर की वजह से उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाजा थोड़ा और खोला। सनी धीरे धीरे आर्यन के टेबल की ओर बढ़ रहा था। सनी कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आर्यन की ओर। आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था। सनी ऐसा क्यों कर रहा है। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर सनी से पूछा, चाचू, यह क्या कर रहे हो। सनी नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा, चाचू मत कहिए सर। आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो। आर्यन को पता था कि सनी काफ़ी अजीब बातें करता है, मगर आज सनी की बातें उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। उसने सनी से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। सनी ने दोनों हाथों से आर्यन के दोनों पांव पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की। आर्यन को देखकर कहा, मान गया गुरु। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो। उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है। लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं। हमेशा क्यों इस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो। इस मूर्ख बालक को आज समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ, इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए, वह पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी चेयर को कस के पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घूमकर कहीं वो सनी के ऊपर ना गिर पड़े। आर्यन ने हैरान होकर सनी से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, चाचू छोड़ दीजिए मुझे, यह क्या कर रहे हैं आप। तभी सनी ने झटके से आर्यन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटनों के ऊपर बैठकर सनी ने ठीक अपना मुंह आर्यन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तो मैं समझ गया, बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि यह सब आप करते कब हैं। बेचारा आर्यन अपनी नाक खुजाते हुए सनी को देख रहा था। आर्यन का कोई जवाब ना मिलता देख सनी खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं, इट्स ए टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। डोंट वरी स्वीट एंजल। सॉरी, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर सनी ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर सनी ने फिर से मुड़कर कहा, देखो, हो तो तुम मेरे भतीजे, बस इतना कहूँगा, अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। मगर इतना याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक आर्मी सोल्जर की तरह। सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपने स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। अनिका ने ड्रावर से रिया का मोबाइल फ़ोन निकाला। फिर रिया के कान से हेडफोन निकाल कर बोली, बेटा, मम्मा का फ़ोन ख़राब हो गया है, कैन आई यूज योर फ़ोन।
कल तुम्हें नया दिला दूंगी। रिया ने कहा। ठीक है, यू कैन कीप इट। रिया ने अपने हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा। मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है। आई कैन स्टे कनेक्टेड विद माई वर्ल्ड। यू कैन यूज माई फ़ोन टू स्टे कनेक्टेड विद योर्स। रिया की बातों से कभी कभी समझ नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। अनिका ने मुस्कुराकर रिया के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माई लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फ़ोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फ़ोन बजने लगा। राजलक्ष्मी शायद काफ़ी देर से अनिका को फ़ोन लगा रही थी। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज़ आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉलरूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। राजलक्ष्मी फ़ोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वह आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। यह बात सुनते ही अनिका की हंसी निकल गई। उसने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फ़ोन आया। स्क्रीन पर गौतम गुलेरिया का नंबर देखते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज़ अनिका के कान पर पड़ी, मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन ज्योति ने तुम्हें बहुत संभाला है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। ज्योति इज़ क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गई। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फ़ोन आया। अनिका ने बिना देरी के फ़ोन उठाया। प्रीति की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी देर से रो रही थी। प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, यह लोग कह रहे हैं कि अगर। इतना कहकर प्रीति ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह आगे कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। अनिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या कहा प्रीति उन्होंने? बोलो, क्या कहा उन लोगों ने? प्रीति अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियां बढ़ रही थी। अनिका ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की ज़िंदगी में बड़े बड़े मिरेकल होते हुए देखे थे। वह अपनी ज्योति बुआ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रोती हुई प्रीति को दिलासा देते हुए अनिका ने कहा, तुम फिक्र मत करना प्रीति, मैं आ रही हूँ, बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। वहाँ रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोरबेल बजी। सनी ने आई वीवर से देखा आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है, यह मेरी उसे पढ़ाकर अपना और आर्यन का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी से कहा, वेलकम टीचर, मे यू हैव ए गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मिस मैरी तेजी से आर्यन के बेडरूम की ओर गई। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मिस मैरी ने सनी को वार्न किया, याद रहे, डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम विद माई स्टूडेंट। सनी पाँव पे पाँव चढ़ाकर बीन बैग पर बैठ गया। कान में हेडफोन्स लगाते हुए बोला, ओके मैम, एंड सेम टू यू। मैरी ने सनी को एक एंग्री लुक देकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बेहद गुस्से में मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उसने राइटिंग डेस्क से लकड़ी की एक रूलर उठाई। आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर
टीचर के पास गया। फिर उसने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। मैरी ने एक के बाद एक 3 बार आर्यन के छोटे से हाथों पर लकड़ी की रूलर से मारा। आर्यन ने अपनी आंखें मींच ली, अपने दांत कचकचाए और हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। वो दर्द से चीखना तो चाहता था, मगर उसे पता था कि मुंह से आवाज निकलने की सजा थी ज्यादा मार। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के ठीक सामने मिस मैरी की आंखें थी। मैरी की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़ी मीठी और प्यारी आवाज में बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए यह तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलता हुआ अपने राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मेरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मेरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशन बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज़ ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी फिर से आवाज़ नीचे करके उसके शांत अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो गए हो, मगर तुम्हारा दिमाग किसी 1.5 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अपने परिवार से दूर हो गए। क्यों पता है? क्योंकि सबको इस बात से शर्म आती है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। तुम्हारी पिछली स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था। तुम एक पागल हो और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ घुमाकर बोली, मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैरी ने आर्यन को कंधों से पकड़ा, फिर दोनों राइटिंग डेस्क पर जाकर बैठ गए। मेरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसकी नज़र किताब पर थी, मगर उसके अंदर मिस मैरी की आवाज़ बार बार गूंज रही थी, तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने स्वीट से बाहर निकली। उसने रिया को अपना गुड बाय किस देकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी माँ भी होंगे। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी दोनों। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाज़ा बंद तो हुआ, मगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। दरवाज़ा फिर खुला। सामने से मिस मैरी अंदर आई। मैरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी, मैरी को एक कॉल आया। मेरी फ़ोन उठाकर बातें करने लगी और अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मैरी को एक अजीब बात करते हुए सुना। पागल है नहीं तो हो जाएगा। मैरी बात करते हुए हंस रही थी। उसे 2nd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6th स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज़्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज़ निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। ओह सॉरी सॉरी। उसे तो यह तक नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, तो नानी याद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहकर मैरी जोर जोर से हंसी। मैरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ़ आई वॉज लाउड। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फ़ोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। बाहर खड़े लोग अनिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने अनिका से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ
कि तुम्हें लिफ्ट के बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा। बाहर खड़े लोग हंसने लगे और ओल्ड मैन के सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देने लगे। अनिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने सर झुकाकर सबको सॉरी कहा और लिफ्ट से निकल गई। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका को देखकर अचानक रोहित चलते चलते रुक गया। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब कुछ बता दे, मगर तभी रोहित के एक गेस्ट ने कहा, मिस्टर रोहित, आर यू कमिंग विद अस? रोहित ने अपना ध्यान अनिका से हटाकर डेलीगेट्स से कहा, ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम विद मी। अनिका ने एक हाथ से रोहित को रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा। ये सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। गार्ड्स अनिका को आगे जाने नहीं दे रहे थे। अनिका ने बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। यू सन नीड हेल्प। अनिका के मुंह से यह सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। रोहित अनिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वह अनिका को आने दे। रोहित ने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि वह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, वह थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड दौड़कर रोहित के पास आ गए। गार्ड्स ने अनिका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलर्ट थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करें, यह किसी को पता नहीं था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। अनिका की बात सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया था। उसने अनिका से पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अनिका गार्ड को देखने लगी। गार्ड्स के सामने यह सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज़्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बेल्ट को अनिका ने कस के पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आई थिंक यू शुड हेल्प योर सन, वह किसी मुसीबत में है। यह सुनकर रोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने अनिका से पूछा, आप कहना क्या चाहती हो? प्लीज़ साफ साफ बताइए। अनिका और भी कंफ्यूज हो गई, क्या बात करे। अनिका तो लिफ्ट में मिली औरत को जानती तक नहीं थी। अनिका ने रोहित को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर कर रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहा गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनिका को रोक दिया, एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहती हैं? अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह से रोहित को समझाए। अनिका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वह कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। अनिका ने लंबी सांस भर के रोहित की आंखों में आंखें डालकर बोली, देखिए, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई। अनिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर रोहित की एक गार्ड ने कहा, सर मुझे लगता है यह लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नज़रों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर आज तक हजारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा, मगर एक बात तो है, यह लड़की बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी रोहित ने गार्ड्स को एक बॉस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और अनिका से कहा, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 32। जैसे ही अनिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक कर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और ये विजिट आईडी गले में पहनना होगा। अनिका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाई, फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमृता गुलेरिया। अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वह डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह वह फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को यह थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज़्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। अनिका के पर्स से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया।
अनिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। अनिका के कदमों की आवाज सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे अनिका दिखी वो दौड़कर अनिका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। अनिका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बिठाया। प्रीति को गले लगाकर अनिका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना। अनिका के आने से प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली। जैसे प्रीति थोड़ी शांत हुई, अनिका ने उससे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ने देखा ज्योति बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। ज्योति बुआ की हाथ में स्लाइन लगी थी। उनके सर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। अनिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। अनिका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने अनिका को हिम्मत दिखानी थी। वो ईईजी मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बेड की बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स को एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफ़ी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस सर्जन की ज़रूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रखे अपना रोना दबा रही थी। प्रीति रिपोर्ट्स पढ़ रही अनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले प्रीति के आंसू फिर बहने लगे। उसकी सिसकियां तेज होने लगी। अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। अनिका को इस वक्त इमोशन से ज़्यादा ज्योति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसने रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं क्या? तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वो तो यहाँ के डीन हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं तो वो बस मैंने उनका नाम सुना है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल की ऑफिस की ओर चलने लगी। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन हुआ तो वो बुआ को ऑपरेशन करेगा तो उनके बचने के चांसेज 20 to 30% होंगे और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेज 60 to 70% होंगे। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज़ दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू? प्रीति ने डॉक्टर अग्रवाल और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, एंड डॉक्टर अग्रवाल, ये अनिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला, प्रीति और अनिका को अंदर बैठने कहा, फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए कॉफ़ी लाने कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वांट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप। मिसेस शर्मा इज क्रिटिकल। उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्क से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड ए ब्लडी गुड सर्जन टू डू दिस जॉब बिकॉज द पोजिशन ऑफ द ट्यूमर इज़ वेरी ट्रिकी। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फिल्म में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती। खास प्रोजेक्ट के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है। वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो ही द फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे
और नज़रें रिपोर्ट्स पर रखते हुए डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर कैन आई ट्राई? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कन्फ्यूज चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी, तभी कैबिन का दरवाज़ा खोलकर कामिनी और मनीषा गुलेरिया अंदर आए। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, अनिका यह क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से कोई नहीं मिल सकता? पता नहीं है क्या तुम्हें? कब मैनर्स सीखोगी? डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामिनी के पास आए। उन्होंने कामिनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामिनी हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। सी इज ए ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेज ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वह खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करे। यह बात सुनकर अनिका अपना फ़ोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामिनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामिनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा अटैच है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामिनी से पूछा, कामिनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामिनी की शक्ल से साफ पता लग रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वह झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन देखकर कुछ चेक करने लगी। फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नो आंसर, आई थिंक वो बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस? मनीषा ने कामिनी को बीच में ही रोक दिया और कहा, कितनी बार कहा है कामिनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वह जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का यह जेस्चर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा, मिसेस शर्मा इज लक्की, जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा, कामिनी, प्रीति, अनिका, डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाली, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वह कागज़ पर्स में रख लिया। जब अनिका कैबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविज़न पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर, यह कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, यह तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला यह तो पहले से प्रेग्नेंट थी, अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकलने लगी। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? कामिनी अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वह बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वह प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामिनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह
उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामिनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामिनी से पूछा, बोलो कामिनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए ज़रूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के सनग्लासेस उतार कर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो, बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वह खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का, तो किस सोच में डूब गई। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। वो अपने दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज़ दे दो ना कंपनी, प्लीज़ दीदी दे दो ना। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़े मनीषा और कामिनी को पता था, अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी प्लीज़ बचा लो मम्मी को। अनिका ने अपने कंधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहाँ से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी। रिया ने दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस रिया ने ऑर्डर किया हुआ पिज्ज़ा लाया था। बॉय ने पिज्ज़ा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी, बाय। रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज्ज़ा का टुकड़ा उठाया, उसे कुछ याद आया। उस दिन फ़ोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी, वो तो होटल लॉबी आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज्ज़ा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपने स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोरबेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचा था। वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा आर्यन ने खोला था। दरवाज़ा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दी हो।